हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले बच्चों हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन देख लेते हैं। बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है इट इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर यूनिट की बात करें तो दैट इज वेबर, या फिर हम लोग उसको टेस्ला मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स एक जो है हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है ना, मतलब इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, बस मैग्नीट्यूड ही होता है। ठीक है, अगर हम बच्चों बात करें इसके मैथमेटिकल फॉर्मूला का, तो दैट वाज फाई। इसको बच्चों हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को इससे फाई बोलते हैं, इसको फाई से डिनोट करते हैं। और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। यहाँ पे बी है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, बी है मैग्नेटिक फील्ड, ए है हमारा एरिया, और यहाँ पे जो थीटा है दैट इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। इसको जो है बच्चों हम लोग बेसिकली ज्यादा अच्छा होगा हम लोग कहें इसको एरिया वेक्टर। अब आप सोच रहे होंगे कि एरिया तो सुना था, एरिया वेक्टर क्या होता है। तो बच्चों, एरिया वेक्टर होता है हमारा एरिया पे एक परपेंडिकुलर लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि ये मैंने एक एरिया बना दिया, ठीक है, ये मैंने एक एरिया बना दिया इसका, लेट्स से बच्चों ये एक स्क्वायर है 10 मीटर का, है ना। ऐसा मान लेते हैं कि ये एक स्क्वायर है 10 मीटर का, तो इसका एरिया अगर मैं आपसे पूछूं आप तुरंत बता दोगे 10 मीटर इंटू 10 मीटर, 100 मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एरिया वेक्टर क्या होगा, तो बच्चों एरिया वेक्टर होगा, वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड तो आपने 100 मीटर स्क्वायर बता ही दिया, डायरेक्शन होगा बच्चों इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो परपेंडिकुलर लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन मतलब ऐसा, आउटवर्ड डायरेक्शन ये हो गया, है ना। अगर मैं बच्चों इसको बोल दूं कि ये हमारा जो है एरिया, अगर इसका साइड लेंथ जो है 10 मीटर स्क्वायर है, तो ये भी 10 मीटर, तो एरिया हमने बताया आपको 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको डायरेक्शन के साथ बताएं तो ये हो गया बच्चों इसका डायरेक्शन, है ना, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा हमारा एरिया वेक्टर। ठीक है, तो हमारा ये जो ए है बच्चों, दिस इज एरिया वेक्टर, यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि हमारा ये बस एरिया नहीं, एरिया वेक्टर है। ऑल राइट, तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स तो हो गया। बात करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। ठीक है, तो बच्चों देखो, ये हमारा होता है व्हेन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू क्लोज्ड कंडक्टिंग कॉइल चेंजेस, अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। जब भी हम लोग एक क्लोज्ड कंडक्टिंग कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए एक क्लोज्ड कंडक्टिंग लाइन, एक क्लोज्ड कंडक्टिंग कॉइल हो गया, है ना। जैसे लेट्स से हमारा एक ऐसा क्लोज्ड कंडक्टिंग कॉइल हो गया, है ना, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। बच्चों, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, आइडेंटिफाई करंट, बताता है कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं, है ना, करंट का प्रेजेंस बताता है। क्या करता है बच्चों गैल्वेनोमीटर, ये क्या है गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट का प्रेजेंस बताता है कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये भी हमें बताता है। तो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे, ये हमारा एक क्लोज कंडक्टिंग कॉइल हो गया, है ना। अब इससे लेट्स से कुछ 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलरेडी पास हो रही हैं। अभी अगर आपने जो है इनको 10 से 12 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करा दिया, तो ये जो पॉइंटर है ये हमारा जीरो से थोड़ा सा मूव करेगा, मतलब ये बोलेगा कि करंट है, गैल्वेनोमीटर बताएगा कि करंट है। क्या किया हमने, जब इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज किया तो। अब बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे चेंज कर सकते हैं आप, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेसिकली हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आइडिया देता है। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितनी कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों अगर इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करना है, तो हमने यहाँ पे एक बार मैग्नेट रख दिया, लेट्स से दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, एक बार मैग्नेट रख दिया। तो बार मैग्नेट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये करंट बताएगा जीरो। लेकिन जैसे ही मैं इसको इधर की ओर मूव कराऊंगा,
इसमें ये करंट बताने लगेगा। ये जैसे जैसे इसके पास आएगा, जैसे जैसे इसके पास आएगा इसमें करंट ये बताता रहेगा। लेकिन जैसे ही ये इसमें पूरा एंटर कर गया, ये जो बार मैग्नेट है वो पूरा इसमें एंटर कर गया, अब ये करंट नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्यों? क्योंकि जब ये करंट जब पूरा ये एंटर ही कर गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी बार मैग्नेट की पूरी फ्लो कर रही है, और कब तक फ्लो करेगी? जब तक ये बाहर ना निकल जाए। जैसे यहाँ पे देखें अगर आप बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, अगर हम इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करें तो हमारा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है ना, बार मैग्नेट का, और ये हमारा इसमें एंटर करता है साउथ में, साउथ पोल में। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, नहीं तो क्या होता हमारा, ये जाके इधर साउथ पोल में एंटर करता। अभी जैसे देखिए ये जब इतना दूर है बच्चों, तो हमारा ये इससे एक ही लाइन एंटर कर रहा है इसमें, इस कंडक्टिंग कॉइल में। लेकिन जब अगर आप इसको पास लेके आओगे, अगर आप इसको पास लेके आओगे तो ये दोनों भी, ये लेट्स से कि ये वाला भी क्रॉस कर जाएगा इससे। थोड़ा और पास लेके आओगे तो ये दोनों भी कर जाएगा। अब जब आपने इसमें पूरा एंटर करा ही दिया, तो और तो कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ही नहीं इसके पास जो इससे क्रॉस करेगी, तो फिर यहां से यहां तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो नंबर है वो कांस्टेंट हो गया, तो इससे करंट नहीं आएगा, करंट इसका जो है 0 रहेगा। इससे करंट तभी प्रोड्यूस होता है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होते रहे, है ना। तो ये हमारा जो है, जब हमने बार मैग्नेट उधर लेके आया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे चेंज हुआ इस कंडक्टिंग कॉइल से, और इस कंडक्टिंग कॉइल में करंट इंड्यूस हो गया। ठीक है, तो यही होता है बच्चों हमारा electromagnetic induction. When number of magnetic field lines through closed conducting coil changes, a current is induced in the coil. This phenomena is called EMI, electromagnetic induction. And since Faraday was the first one to discover it, it's called Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday was the first person to deduce this theory. That's why this is called Faraday's law of electromagnetic induction. बच्चों फैराडे के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, कोई स्कूल एजुकेशन नहीं था उनके पास। He used to work at a binding store, book binding shop. He worked there and उनके पास जो बुक्स आती थी बाइंडिंग के लिए, साइंस की बुक्स आती थी, तो he used to study those science books. ठीक है, और फिर उसके बाद से उनको एक बार कहीं से मौका मिला हैम्फ्री डेवी के सेमिनार अटेंड करने में, तो वहां पे उन्होंने सेमिनार अटेंड किया, और आई थिंक उन्होंने कुछ वहां पे इंटरेक्शन भी हुआ उनका। तो फिर डेवी जो थे उन्होंने उनको एज डिसिपल एक्सेप्ट कर लिया आई थिंक, और फिर वो उनके साथ बेसिकली रिसर्च वर्क में लग गए, है ना। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ने ऑनर करना चाहा फैराडे को डिग्रीज के साथ, बट ही सिंपली डिक्लाइंड कि नहीं, मुझे ऐसी कोई डिग्री नहीं चाहिए। एंड he was he gave such an important theory, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके बेसिस पे हमारा जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी बस जो कंप्लीटली इसी पे बेस्ड है, इसी थ्योरी पे हमारा कंप्लीटली इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है। हमारा जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है ना, जैसे थर्मल पावर प्लांट की बात करें हम लोग, या फिर हाइड्रो पावर प्लांट की बात कर लें, जनरेटर आपने आपके जो सोसाइटी में आपके घर में जो जनरेटर होगा बच्चों, सब इसी थ्योरी पे काम करता है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थ्योरी पे। ठीक है, चलिए तो हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे, और बाकी आई होप आपको ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको लिख लिया होगा। तो बच्चों आपने यहाँ पे एक चीज और ध्यान से आपने एक चीज और नोट किया होगा कि हमारा अगर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस कराना है, अगर हमें करंट इंड्यूस कराना है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करनी होगी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज करनी होगी, तभी हमारा करंट इंड्यूस होगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर एक फिक्स एरिया से चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर एक फिक्स एरिया से चेंज होगा, तो बच्चों हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड कंडक्टिंग कॉइल चेंजेज, अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। हम ये भी कह सकते हैं इस लॉ को कि व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप चेंजेज, अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। अब बच्चों हम मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं,
तो या तो हम इस बी को चेंज करते रहें तो हमारा फ्लक्स चेंज होता रहेगा, या तो हम इस एरिया को चेंज करते रहें तो फ्लक्स चेंज होता रहेगा, या फिर हमारे पास एक तीसरा ऑप्शन ये है, या तो हम थीटा को चेंज करते रहें, क्योंकि थीटा चेंज होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू चेंज होगी, कॉस थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो हमारा ओवरऑल फाई चेंज होगा। तो ये तीन तरीका हमारे पास चेंज करने का फ्लक्स को, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया को, है ना, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज कंडक्टिंग कॉइल, उसको चेंज करने के लिए हमारे पास मेथड है, या तो हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, या तो एरिया को चेंज करें, या तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है उसको चेंज करें। ठीक है ना, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं अब इसमें। तो बच्चों देखें आप, अगर जैसे मैं आपको ये समझा रहा था, तो ये हमारा एक कॉइल है और इस कॉइल में मैंने क्या किया, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, यहां से एक बार मैग्नेट लेके आया मैं। बच्चों ये बार मैग्नेट का अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें तो ये हमारा है ना, तो इस तरीके से बच्चों हमारा कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इस बार मैग्नेट की वजह से, है ना। डायरेक्शन देखें अगर हम लोग तो ऐसा होगा। ठीक है, यहां से नॉर्थ पोल से निकलते हुए और साउथ पोल में एंटर करते हुए, है ना बच्चों, ऐसा होगा हमारा। अभी अगर आप जैसे जैसे इसको क्लोज लेके आओगे, इससे मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस कोइल इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा तो हमारा ये करंट इससे फ्लो होगा। ठीक है बच्चों, अगर हम लिखें इसको फैराडेज लॉ को मैथमेटिकल फॉर्म में, तो ये होता है माइनस ऑफ डेल्टा फाई अपॉन टी। ये डेल्टा फाई क्या है, E इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन टाइम। डेल्टा हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, चेंज, है ना, ये हमारा चेंज बताता है। तो चेंज क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन टाइम। आप सोच रहे होंगे नेगेटिव साइन क्यों, तो बच्चों ये नेगेटिव साइन जो है, दिस विल बी एक्सप्लेन्ड बाय लेंस लॉ। ये हमें क्लास 10th में नहीं पढ़ना है। माइनस साइन क्यों आता है, ये लेंज ने एक्सप्लेन किया था, इसलिए हम इसको कहते हैं लेंस लॉ। हमें क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, 12th में पढ़ना है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि लेंज लॉ क्या होता है। चलिए, तो ये हो गया हमारा, आपने देख लिया यहाँ पे कि जब हम इसको क्लोजर लेके आएंगे, जब हम इस बार मैग्नेट को इधर लेके आएंगे, तो बच्चों इसमें क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होगा और इसमें करंट इंड्यूस होगा। आप सोच रहे होंगे कि सर अगर हम लोग इसको ऐसा करें तो, हमने अगर इसको ऐसा मूव कराया तो, अगर हमने इसको ऐसा मूव कराया तो क्या इंड्यूस नहीं होगा, बच्चों बिल्कुल इंड्यूस होगा। जैसे अगर आप देखें तो हमारा, अगर इतना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो होगा नहीं, इसका बार मैग्नेट है, थोड़ा सा और मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा। तो जब आप दूर लेके जाएंगे, तो अभी मान लीजिए कि इससे कुछ 25 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, जब आप दूर लेके जाओगे तो क्या होगा, 20 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, फिर 15, फिर 10, फिर 5। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस कॉइल चेंज हो रहा है ना, चेंज हो रहा है ना, हमारा फ्लक्स तो चेंज हो रहा है ना। तो फ्लक्स हमारा जरूरी नहीं कि इंक्रीजिंग होगा, फ्लक्स हमारा इंक्रीजिंग होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करेंगी तभी हमारा करंट इंड्यूस होगा। इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, दोनों ही केस में हमारा करंट इंड्यूस होता है। तो हम मोशन चाहे ऐसा कराएं या फिर
ऐसा कराएं, दोनों ही केस में हमारा करंट इंड्यूस होगा। ये आपको एनसीईआरटी में एक्टिविटी दी हुई है। एक एक्टिविटी और दी हुई है बच्चों एनसीईआरटी में, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हम लोग ना जैसे ये कॉइल तो एज इट इज रखते हैं, और इस कॉइल के अलावा हम लोग जो है बच्चों एक सेम ऐसा ही कॉइल लेकिन उसमें करंट फ्लो हो रहा हो, उसको हम लोग इसके पास लेके आते हैं। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो ऐसा जब हम कॉइल लेके आएंगे, जैसे मान लीजिए कि लेट्स से कि इसमें करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, अंदर से बाहर की ओर करंट फ्लो हो रहा है, अंदर से बाहर की ओर, मतलब जो है इसमें ये वायर ऐसा गया हुआ है, ठीक है, तो करंट ऐसा फ्लो होगा, ऊपर से है ना, ऊपर से अंदर और नीचे से बाहर निकलेगा। तो अगर आप राइट हैंड थंब रूल यूज करें तो सर्कुलर, ये क्या है बच्चों, सर्कुलर टर्न है ना, सर्कुलर टर्न है ना, ये क्या है, कॉइल है, मतलब कुछ टर्न्स का, एन नंबर ऑफ टर्न्स का एक कॉइल है, सर्कुलर कॉइल से। तो सर्कुलर से हमने क्या बताया था आपको फाइंड आउट करने के लिए, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की वजह से अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी तो आप अपने फिंगर्स को कर्ल करें डायरेक्शन में, किसके, करंट के, थंब देगा आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, है ना, आप अपने फिंगर्स को कर्ल करें करंट की डायरेक्शन में, थंब देगा आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। तो यहाँ पे बच्चों अगर हमने लिया कि ये ऊपर से अंदर जा रहा है तो हमारा थंब इधर क्यों आ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो प्रोड्यूस होंगी बच्चों वो इस तरीके से प्रोड्यूस होंगे, है ना, ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टिंग कॉइल की वजह से प्रोड्यूस होंगी, ठीक है ना। अब जब आप इसको पास लेके आओगे, जब इस सिस्टम को आप पास लेके आओगे तो ये जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसे पास नहीं हो रही थी, ये भी पास होने लग जाएंगी, मतलब इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज कर जाएंगी, है ना, मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, तो हमारा इसके अंदर ये रीडिंग देगा कि करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब हम लोग एक क्लोज्ड कंडक्टिंग कॉइल के पास लेके आएंगे एक दूसरे कॉइल को जिसमें ऑलरेडी करंट फ्लो हो रहा है, तो दूसरे वाले में भी करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है, मतलब करंट इंड्यूस होना मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कैसे हो रहा है, मतलब कोई तो, जैसे हमने पढ़ा था कि एनर्जी तो हम जनरेट कर ही नहीं सकते, एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्लास 9 में पढ़ा था हमने, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि जो भी हम लोग पिछली क्लास में पढ़ते हैं उसका यूज अगली क्लास में है। आई डोंट नो अबाउट अदर सब्जेक्ट्स बट आई नो अबाउट साइंस एंड मैथ्स, साइंस एंड मैथ्स में जो भी आप पिछली क्लास में पढ़ेंगे उसका यूज अगली क्लास में है, और आई थिंक हर सब्जेक्ट में होता है, पिछली क्लास में जो हम पढ़ते हैं उसका यूज आगे के क्लासेज में होता है, जो भी आपने 9th में पढ़ा हुआ है साइंस फिजिक्स में उसका यूज है। तो जैसे अगर आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे फिर जनरेट कैसे हो रहा है, जनरेट तो इम्पॉसिबल है, मतलब कोई दूसरी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे बताएं बच्चों की कौन सी एनर्जी है वो, तो क्या बोलेंगे आप बच्चों, वो है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देखो आप क्या करा रहे हो, इसको मूव करा रहे हो, ऐसे थोड़ी जनरेट हो रही है, इसको आप मूव करा रहे हो तभी तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है बच्चों जनरेट कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ईएमआई में अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कौन सी एनर्जी किसमें ट्रांसफॉर्म होती है, तो आप क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी ये हमने देख लिया, अब लेंज लॉ पढ़ाता हूं। लेंज लॉ जो है बच्चों हमारा यही कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमारा जो लेंज लॉ है वो बेस्ड है लेंज लॉ, जो हमारा E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाइव बाई टी में माइनस को एक्सप्लेन करता है ना, क्या कहता है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है बच्चों ये। लेंज लॉ कहता है करंट इज इंड्यूस्ड
in a conducting coil, है ना, in such a way, conducting coil or conductor, है ना, conducting coil or conductor, current is induced in a conducting coil in such a way that it opposes the change which has induced it. Current is induced in a conducting coil in such a way that it opposes the change which has induced it. उस चेंज को अपोज करता है जिसने इसको इंड्यूस किया। ठीक है, समझाता हूं मैं इसके बारे में। और इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पे बेस्ड बच्चों। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब है कि करंट इज इंड्यूस्ड इन सच अ वे दैट इट अपोजेस द चेंज व्हिच हैज इंड्यूस्ड इट। इसका मतलब क्या, समझाता हूं बच्चों मैं। अभी मैंने आपको ये समझाया कि एक क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप था या फिर क्लोज्ड कंडक्टिंग कॉइल था, जब हम उसमें एक बार मैग्नेट को लेके आए है, मान लीजिए ऐसा, तो जब हम इसमें बार मैग्नेट को लेके आए और बच्चों हम लोग इसमें ऐसा लेके आ रहे हैं, इसको ऐसे लेके आ रहे हैं, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है। टाइम के साथ इसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। अभी जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जब ये आगे आएगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले से ज्यादा हो जाएंगी। मतलब हम कह सकते हैं कि इसके अंदर करंट आएगा, और करंट आएगा तो उसका रीजन क्या है, तो करंट इज बीइंग इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और किस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस डायरेक्शन में। Current is being induced in this circuit due to increasing magnetic field lines in this direction. So, current will be induced in this coil in such a way that it opposes the change which has induced it. तो किस चेंज ने इसको इंड्यूस किया है, इस डायरेक्शन में बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये इसको अपोज करने के लिए क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस कर देगा। किस डायरेक्शन में, ये प्रोड्यूस कर देगा इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसके अंदर तो करंट फ्लो होगा ना, इसके अंदर जब करंट फ्लो होगा तो ये भी मैग्नेट की तरह तो बिहेव करेगा। मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंड्यूस करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में इंड्यूस करेगा, तो इसको अपोज करेगा। तो इसको अपोज कैसे करेगा, ये प्रोड्यूस कर रहा था इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये इधर की ओर प्रोड्यूस कर देगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इधर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करने के लिए करंट को ऐसा फ्लो होना चाहिए, करंट को ऐसा फ्लो होना चाहिए। तो बच्चों इसमें करंट हमारा फ्लो होगा ऐसे, इसमें हमारा करंट फ्लो होगा ऐसे। ठीक है, मतलब ऊपर से बाहर की ओर आएगा और नीचे से अंदर जाएगा। ठीक है, ऐसा करंट फ्लो होगा। ये कह रहा था लेंस लॉ। अभी बच्चों में इसको थोड़ा सा और समझाता हूं। लेट्स से कि मैं इसको इधर लेने लग गया, इसको मैं इधर लेके जाने लग गया, तो अब इसके अंदर मान लीजिए पहले हमारा कुछ 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी, तो जब ये इधर जाएगा तो 80, 70, 60, 50, 40 नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज करने लग गई, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज करने लग गई। तो इसके अंदर करंट ऐसा इंड्यूस होगा, ये अपोज करेगा इस चेंज को। तो बच्चों इसके अंदर क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है ड्यू टू decreasing magnetic field lines, due to decreasing magnetic field lines in this direction, due to decreasing
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन दिस डायरेक्शन। ऑल राइट, तो क्या करेगा ये, इसके अंदर कैसी फील्ड प्रोड्यूस होगी, ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करेगा, ये देखेगा कि मेरे अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है क्योंकि ऐसी लाइंस डिक्रीज हो रही हैं, क्योंकि ऐसी लाइंस डिक्रीज हो रही हैं। तो मैं क्या करता हूं, ऐसे लाइन को इंक्रीज करता हूं तो मेरे अंदर करंट इंड्यूस नहीं होगा, अपोज करेगा इस चीज को। तो क्या करेगा बच्चों, ये इसी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में करंट डिक्रीज कर, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज कर रही थी। तो ये बच्चों क्या करेगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए ऐसा करंट फ्लो करवाएगा, ऐसा ऊपर से करंट एंटर और नीचे से बाहर। समझ गए, तो ये कहता था बच्चों लेंस लॉ। आई होप आपको समझ में आया होगा। बच्चों हमने देखा ये चीज कि E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाई टी, ये बस माइनस हमें बताता है करंट के डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, तो अभी जैसे आपको ऐसा कहा गया कि फाइंड आउट द EMF, find out the EMF if magnetic field through a square loop of side length 10 meter changed from 20 Tesla to 40 Tesla in 20 seconds with uniform rate। ऐसा क्वेश्चन आ गया बच्चों, है ना। इलेक्ट्रिक ईएमएफ फाइंड आउट करिए आप। ईएमएफ आपको पता है ना, ईएमएफ वोल्टेज। ईएमएफ क्या है बच्चों, वोल्टेज, है ना। ईएमएफ हमारा क्या है, ये हमारा जो ई मैं आपको लिख रहा हूं, आप मैंने आई थिंक एक्सप्लेन नहीं किया, ये होता है बच्चों हमारा ईएमएफ। बैटरी का बताया था ना हमने, तो इसका तो वैसे फुल फॉर्म होता है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये हमारा एक फोर्स नहीं है, ये है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारा होता है पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे हम लोग बैटरी लगाते हैं तो क्या कहते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी है, तो ये बच्चों यहाँ पे 12 वोल्ट क्या है, इस बैटरी की ईएमएफ है। मतलब ये जो बैटरी है ये 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करेगा। तो यहाँ पे हमारा बच्चों ई वही है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा फाई बाई टी। हमें पूछा गया यहाँ पे यही चीज निकालना है, पर हमें ये क्वांटिटीज गिवन है। फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला के हिसाब से माइनस ऑफ फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन टाइम। फाइनल फ्लक्स निकालें फिर, फाइनल फ्लक्स कितना हो गया, फाइनल फ्लक्स कितना हो गया बी, है ना। एरिया तो हमारा बच्चों कांस्टेंट रह रहा है, 10 मीटर है तो एरिया निकाल लेते हैं। तो हमारा क्या हो गया, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। और यहाँ बच्चों एक चीज में और आपको इन्फॉर्मेशन जो मैंने यहाँ नहीं दिया और देता हूं मैं आपको यहाँ पे, है कि 20 सेकेंड विद यूनिफॉर्म रेट, given that it is given that magnetic field is perpendicular to the square loop। ये आपको दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द स्क्वायर लूप। तो बच्चों अगर ये हमारा इस स्क्वायर लूप के परपेंडिकुलर हो गया, मतलब अगर स्क्वायर लूप इस प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए कि ऐसा है, इसके परपेंडिकुलर है, तो एरिया वेक्टर हमारा कैसा होता है, वो भी इसके परपेंडिकुलर होता है, वो भी हमारा लूप के परपेंडिकुलर होता है ना। तो ये देखिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। और cos 0 कितना होता है बच्चों, 1। तो हमारा ये कितना हो गया, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 40।
एरिया कितना हो गया 10 इंटू 10 100 और कॉस जीरो कितना हो गया 1। ये हो गया बच्चा हमारा कितना 4000 टेस्ला मीटर स्क्वायर। फाई इनिशियल बच्चों निकाल लेते हैं, कितना हो गया बी इनिशियल इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। हमारा हम डायरेक्ट हमने इसके बारे इसको कोई चेंज किया नहीं है तो ये अभी भी 0 डिग्री रहेगा। बी आई, अब बी आई कितना हो गया हमारा 20, एरिया कितना हो गया 100, कॉस जीरो 1, यही हो गया हमारा कितना 2000 टेस्ला मीटर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मिटा दूं इसको, माइनस ऑफ 4000 माइनस 2000 कितना हो गया बच्चों माइनस ऑफ 2000 डिवाइडेड बाय टाइम कितना बच्चों 20 सेकेंड, है ना। तो आंसर क्या आ गया हमारा बताएं आप। तो आंसर आ गया 200 वोल्ट। 200 सॉरी 2 से डिवाइड किया ना तो 100 होगा ना बच्चों, 100 वोल्ट। ये आ गया हमारा आंसर। काफी सिंपल है ना, फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल अपॉन टाइम करना है, आंसर आ जाना है। ठीक है, चलिए। तो यहां तो हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा दिया। अब एक और प्रॉब्लम करते हैं जिसमें हम लोग एरिया को चेंज करा देते हैं। जैसे बच्चों आपको एक ऐसा प्रॉब्लम दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज आपने सोचा होगा कि सर आपने तो बस ये बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया, तो आपने आउटवर्ड ही क्यों लिया। तो मैं मान लेता हूँ कि क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ था कि आउटवर्ड था, है ना। ठीक है, अगर इनवर्ड दिया होता बच्चों, अगर इनवर्ड दिया होता तो हम क्या लेते, थीटा 180 लेते, कॉस 180 हमारा -1 आता, तो उतनी वैल्यू आती जो हमारा -100 वोल्ट आया था ना, वो हमारा +100 वोल्ट आ जाता। ठीक है, और वैसे भी हमारा वोल्ट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करंट की डायरेक्शन में फर्क पड़ता। समझाऊंगा मैं वो भी। चलिए, अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं एरिया को चेंज कराने पे प्रॉब्लम करते हैं। तो ऐसा लिखता हूं मैं कि देयर इज अ स्क्वायर लूप, there is a square loop made up of a conducting wire which is placed in a magnetic field, which is placed in a magnetic field of 100 Tesla, 100 Tesla uniform magnetic field, मतलब magnetic field is not changing। ठीक है, now this square conducting loop which is in square shape gets converted into a circle, gets converted into a circle in 10 seconds, in 10 seconds. Then find out the EMF induced in this coil and also find out the direction of induced current। ठीक है, आपको बताता हूं मैं क्या क्या फाइंड आउट करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। और आपको इन इंफॉर्मेशन के अलावा एक इंफॉर्मेशन और दिया हुआ है कि ये जो हमारा लूप है उसका जो रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम। रेजिस्टेंस है बच्चों 10 ओम। तो अगर हम आई निकाल लेंगे उसको आर से डिवाइड कर देंगे, सॉरी अगर हम ई निकाल लेंगे, ईएमएफ निकाल लेंगे और उसको आर से डिवाइड कर देंगे तो आई निकल जाएगा। ओम्स लॉ से पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट, आई निकल जाएगा। और डायरेक्शन निकालेंगे हम लोग कैसे, लेंज लॉ से। चलिए करते हैं फिर हम लोग। तो बच्चों यहाँ पे एरिया चेंज हुआ है, यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, एरिया। तो हमें ऑलरेडी पता है कि ई निकालने के लिए हमें क्या करना है, माइनस डेल्टा फाई बाई टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ फाई एफ माइनस फाई आई अपॉन टी। फाई एफ निकालते हैं, फाई एफ होता है हमारा बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, चलिए सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। तो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है जी 100, इसको मैं ना एफ कर लेता हूँ। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट, तो एरिया हमारा चेंज होने वाला है, थीटा हमारा वही रहेगा, है ना। बस इसको ये चेंज हुआ है, एंगल कोई चेंज नहीं हुआ है ना। बस इसी प्लेन में, जिस प्लेन में पहले था ना उसी प्लेन में इसको भी रखा है मैंने, बस एरिया चेंज हुआ है। तो बच्चों अगर हम एरिया चेंज एरिया निकालें कैसे, एक चीज हमें कांस्टेंट दिया हुआ है, वो कांस्टेंट क्या है,
कि जितने वायर की लेंथ से बनी हुई है हमारी ये स्क्वायर वाली लूप, उतनी ही वायर से हमें बनाना है सर्कल। मतलब क्या है कि जितना हमारा पेरीमीटर इसका होगा उतना ही सरकमफेरेंस होगा सर्कल का। मतलब अगर हमें मैंने आपको नहीं दिया था क्या, साइड लेंथ नहीं दिया था, चलिए कोई नहीं, मैं इसका साइड लेंथ आपको दे देता हूँ। 10 मीटर ही लेते हैं, पिछले वाला ही। तो साइड लेंथ हमें दिया हुआ है 10 मीटर। तो हमारा क्या हो गया, 4a इज इक्वल टू 2 पाई आर। और यहाँ पे आर क्या है बच्चों, रेडियस है इस सर्कल की। तो देखें फिर 40 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर। तो बच्चों यहाँ से हमारा रेडियस कितना आ गया बताएं। यहाँ से हमारा जो रेडियस है वो कितना आ गया, तो वो आ गया हमारा 20 बाई पाई। ये आ गया बच्चों हमारा रेडियस, है ना, 20 बाई पाई मीटर। 20 बाई पाई मीटर, ये हो गया बच्चों हमारा रेडियस। चलिए, तो फाइनली हमारा क्या हो गया, 100 इंटू एरिया, फाइनल एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर 400 बाई पाई का स्क्वायर। ठीक है, तो 100 इंटू पाई इंटू 400 इंटू पाई स्क्वायर इंटू बच्चों ये देखें आप आउटवर्ड एरिया, और अंदर की ओर है हमारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये हो गया हमारा कितना, cos 180 यानी -1। बच्चों अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको याद कर लें कि cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, और cos 0 की तो वैल्यू आपको पता ही है 1 होती है। तो ये याद कर लें आप लोग। ओके, तो यहां से जो है बच्चों ये क्या गया था, तो हमारा कितना हो गया, पाई से हमारा स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और फिर हमारा ये आंसर कितना आ गया, अगर आप देखें तो आंसर आ गया हमारा 4 पे 1240, राइट, अपॉन पाई माइनस साइन के साथ। ये आ गया बच्चों हमारा फाइनल फ्लक्स। ऑल राइट, इनिशियल फ्लक्स क्या था, तो मैग्नेटिक फील्ड तो उतना ही रहेगा। एरिया जो है हमारा ये हो जाएगा 10 इंटू 10 100, है ना। कितना हो गया बच्चों हमारा 100 इंटू 100। और कॉस थीटा की बात करें अगर हम लोग, तो कॉस थीटा हमारा इसके केस में -1 ही होगा। तो ये आ गया बच्चों हमारा -10,000, राइट। ये आ गया हमारा फाई इनिशियल। और अब क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करना है इस फॉर्मूले में, आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल है। ये समझ में आया होगा आपको, क्या किया मैंने, 4a इक्वल टू 2 पाई आर करके आर निकाल लिया मैंने, किसके टर्म्स में, इसके साइड लेंथ के टर्म्स में, है ना। तो हमारा आ गया था ये 20 बाई पाई। अब अगर हम लोग देखें बच्चों, तो E इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 फाइनल कितना है, -4000 बाई पाई माइनस ऑफ माइनस, तो ये क्या हो गया हमारा, प्लस हो गया ना, +10,000, ठीक है, डिवाइडेड बाई टाइम कितना है बच्चों, 10 सेकेंड्स। तो कितना हो गया, E इज इक्वल टू, माइनस को अंदर ले लें क्या, अगर हम इस माइनस को अंदर ले लेंगे तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ, अच्छा बाहर रहने दो, इसको सॉल्व कर लो पहले। कितना हो जाएगा बच्चों ये, इसको 10 से दोनों का 0 लेके हटाई दो, इसको क्यों लिख रहे हैं बार बार, ठीक है ना, दोनों का एक 0 कैंसिल आउट कर दो। ये 10,000 हो गया क्या, 10,000 ही था, हाँ ये 40,000 था, ये भी तो 40,000 था, एक 0 मिसिंग हो रहा है, ठीक है। तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया बच्चों बताइए, माइनस, है ना। अगर हम इसको माइनस को भी अगर आप अंदर ले लें तो क्या हो गया हमारा 1000 माइनस, है ना, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस 4000 बाई पाई, ये है ना, माइनस आया तो ये माइनस प्लस हो गया और ये प्लस माइनस हो गया, -1000। ये आ गया बच्चों हमारा, ई आ गया 4000 बाई पाई -1000, ये हमारा ई आ गया। अभी हमें क्या निकालना था, आई निकालना था। अब पाई का वैल्यू पुट कर देना तो निकल जाएगा, है ना, कैलकुलेशन कर लेना आप। चलिए आई निकालते हैं बच्चों हम लोग, पाई की वैल्यू कितना पुट करेंगे, 3.14। तो आई क्या होता है बच्चों, ई बाई आर, आर कितना है 10 ओम, मानिए इसको फिर 10 से डिवाइड करना है,
फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो एक एक जीरो और कैंसल आउट हो जाएगा दोनों का। तो कितना हो गया हमारा आई फिर बच्चों 400 पाई माइनस 100, ये हो गया हमारा आई। ठीक है, चलिए तो आई निकल गया, ई निकल गया। डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात करते हैं बच्चों। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो फ्लक्स है वो बढ़ा है, इंक्रीज है या डिक्रीज है। अगर इंक्रीज होगा तो हमें जैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले से है उनके अपोजिट प्रोड्यूस करना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और अगर हमारा डिक्रीज हुआ होगा मैग्नेटिक फ्लक्स तो जैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले थी उसी डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करना पड़ेगा। रिपीट करता हूं मैं, अगर हमारा जो है एरिया बढ़ा होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, अगर हमारा एरिया पहले से ज्यादा होगा यानी हमारी मैग्नेटिक फील्ड पहले से ज्यादा होगी तो वैसे केस में हमारा जो करंट इंड्यूस हुआ दैट इज ड्यू टू इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हमें क्या करना होगा, इसके अंदर ऐसा करंट प्रोड्यूस करना होगा जो उस पहले से एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपोज करे, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या हुआ है। तो यहाँ बच्चों हमारा पहले जो एरिया था वो था 100, पहले हमारा था एरिया कितना बच्चों 100, राइट, ओके। और बाद में हमारा एरिया कितना हो गया, तो बाद में हमारा एरिया हो गया बच्चों 400 बाई पाई, ठीक है ना, 400 बाई पाई, राइट। तो 400 बाई पाई जो है बच्चों ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, ये ज्यादा है या फिर ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। 400 बाई 3.14 कुछ भी आएगा 100 से तो ज्यादा ही आएगा, यानी हमारा ये वाला सर्कल का जो एरिया है बच्चों वो हमारा इस स्क्वायर के एरिया से ज्यादा है। तो यानी हमारा जो क्या हुआ है फ्लक्स बढ़ा है, फ्लक्स बढ़ा है मतलब हमें इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले से है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करना होगा। तो पहले से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं अंदर की ओर, तो अब हमें प्रोड्यूस करना होगा बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन। बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हमारा करंट ऐसा फ्लो होना चाहिए, यानी इसमें हमारा करंट सर्कुलर में ऐसा फ्लो होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए बच्चों एक चीज मैं आपको और बताता हूं, जैसे कहीं कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा कि एरिया वेक्टर जो है उसको हम लोग हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लेते हैं कि हमारा थीटा हमेशा जीरो आए। ऐसा भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा लिखा हुआ कि थीटा हमारा हमेशा जीरो आए, इसलिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा एरिया वेक्टर को हम लोग हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लेते हैं। लेकिन बच्चों उससे कोई फर्क हमें पड़ता नहीं है, अगर आप आउटवर्ड हमेशा लेते हैं वो भी ठीक है, और अगर आप अपना डायरेक्शन एरिया वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, रिजल्ट पे हमें बस इतना फर्क पड़ेगा कि डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन के लिए हमारे पास लेंज लॉ है ही, हम लोग लेंज लॉ लगाएंगे और निकाल लेंगे हम अपना डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की और उससे करंट की। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से बच्चों हमने देख लिया कि कैसे फ्लक्स चेंज करते हैं तो हमारा करंट इंड्यूस होता है, कितनी वैल्यू आती है करंट की, है ना, ये सब कुछ हमने देख लिया। अब बच्चों हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे। मोशनल ईएमएफ, बच्चों मोशनल ईएमएफ क्या होता है देखिए, ये ऐसे रेलवे ट्रैक्स हैं, ठीक है, कंडक्टिंग ट्रैक्स है, रेलवे ट्रैक नहीं कंडक्टिंग ट्रैक्स मान लीजिए। रेलवे ट्रैक मैंने बोला क्योंकि वो भी कंडक्टिंग ही होता है ना। तो उसके ऐसा ही हमारा ट्रैक है, दो आ, इस तरीके से दो कंडक्टर्स रखे हुए हैं, और यहाँ पे बच्चों और यहाँ पे लेट्स से ये क्लोज्ड है, और यहाँ पे
ऐसा एक कंडक्टर है जो इस पे स्लिप कर सकता है, मूव कर सकता है। बच्चों अगर ये हमारा इधर या इधर मूव करेगा तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। किसमें? इसमें इसमें करंट इंड्यूस होगा। तो बच्चों अब जो करंट इंड्यूस होगा वो कितना होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, ये सब देखते हैं। इंफॉर्मेशन क्या क्या है हमारे पास? इंफॉर्मेशन है कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है बी, लेंथ इसका कांस्टेंट ही रहेगा, है ना, एल, और वेलोसिटी जो है उसकी ये भी हमें कांस्टेंट दी हुई है, वेलोसिटी भी हमें कांस्टेंट दी हुई है भी। ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग ई क्या होगा। बहुत ही सिंपल है बच्चों। हम लोग क्या करते हैं, इस हमें दी हुई है इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, भी से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। मान लेता हूं मैं पहले ये इससे बी डिस्टेंस की दूरी पे है, और फिर ये टी टाइम के बाद, टी टाइम के बाद टी टाइम के बाद ये एक्स डिस्टेंस है ना, बी प्लस एक्स ले लीजिए, ये टी टाइम के बाद ये बी प्लस एक्स चला जाता है। टी टाइम के बाद बच्चों ये बी प्लस एक्स आगे चला गया, तो फ्लक्स कितना, अब फ्लक्स हमारा निकालेंगे, और टी टाइम में गया है ना ये, इसके लिए कितना, यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लिया बच्चों, टी टाइम। तो फ्लक्स निकालते हैं, चेंज इन फ्लक्स निकालते हैं, टाइम से डिवाइड करते हैं, आ जाएगा अपना ईएमएफ। चलिए करके देखते हैं बच्चों। तो आपने पढ़ा है कि ई होता है हमारा डेल्टा फाइव बाई टी माइनस माइनस, करते हैं इसको, देखें फाइव फाइनल कितना हो गया, बी प्लस एक्स। अभी पहले कितने फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा था, इतने एरिया में, अब कितने एरिया में फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, कितने एरिया में। तो b प्लस एक्स, और ये लेंथ कितना है बच्चों, यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी है, l, तो b प्लस एक्स इंटू एल। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर आप आउटवर्ड लेना चाहते हो एरिया वेक्टर, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये माइनस साइन, फाइव हमारा कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 80 कॉस 180 सॉरी, है ना। अगर आउटवर्ड लेना चाहते हो तो हमारा कितना हो जाएगा, -1। तो ये हमारा कितना हो गया बच्चों, माइनस ऑफ b प्लस एक्स इंटू एल, माइनस ऑफ b प्लस एक्स इंटू एल। ठीक है, ओके, और फाइव इनिशियल माइनस ऑफ बी एल, है ना, माइनस ऑफ बी एल। ठीक है, ओके, अब इसको हम लोग बच्चों सॉल्व करें। यहाँ पे अगर हम लोग डेल्टा फाइव निकालें तो फाइव एफ माइनस फाइव आई, तो कितना हो गया बच्चों हमारा, फाइव एफ कितना है, माइनस इंटू बी प्लस एक्स इंटू एल इंटू एल। अच्छा ये तो एरिया हो गया, हमने मैग्नेटिक फील्ड से मल्टीप्लाई नहीं किया, है ना, बी से कर देते हैं मल्टीप्लाई, इसको भी बी से कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बच्चों फाइव एफ कितना हो जाएगा हमारा, देखें तो ये हो जाएगा हमारा बी एल बी, राइट, बी एल बी माइनस साइन के साथ, बी एल एक्स माइनस साइन के साथ, बी ठीक है बच्चों, माइनस फाइव, फाइव आई कितना है, माइनस बी एल बी, माइनस ऑफ बी एल बी। बच्चों माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस बी एल बी माइनस बी एल बी, दिस गॉट कैंसिल आउट। अब यहाँ पे हम लोग अगर वैल्यू पुट करें माइनस डेल्टा फाइव की, तो कितनी होगी, माइनस ऑफ माइनस एक्स एल बी, है ना, माइनस ऑफ माइनस एक्स एल बी, यानी कितना बच्चों, एक्स एल बी अपॉन टी। और ये एक्स क्या था, टी टाइम में ये यहां से यहां गया, मतलब टी टाइम में बच्चों, टी टाइम में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, x, ठीक है, या फिर टी टाइम में इतना इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, x। तो वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, x अपॉन टी, कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी है यानी एक्सेलरेशन जीरो, तो हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे x बाई टी को जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, v। तो हमारा ईएमएफ क्या आ गया, v बी एल।
इसको बोलते हैं बच्चों मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ। अब चलिए अगर हम लोग इसको लेंज लॉ से डायरेक्शन निकालने की बात करें, काफी सिंपल निकल जाएगा डायरेक्ट तुरंत। बच्चों आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है मतलब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलरेडी अंदर की ओर है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होंगी वो हमारा प्रोड्यूस होंगी ऐसे बाहर की ओर। तो बाहर की ओर प्रोड्यूस होने के लिए करंट हमारा ऐसा फ्लो होना चाहिए इसमें, है ना, यानी इसमें करंट फ्लो होना चाहिए ऐसे, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे। अब आप सोच रहे हो सर ये सर्कुलर तो है नहीं, तो आप सर्कुलर वाला रूल क्यों यूज करें? कोई बात नहीं, वो मैंने ओवरऑल अगर इसका तुम्हें एक कॉम्बिनेशन होगा तो सर्कुलर आएगा, इसलिए मैंने यूज कर लिया। अगर आप स्ट्रेट लाइन के लिए यूज करो तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन के लिए बाहर, बाहर स्ट्रेट लाइन के लिए क्या करते हैं अपने, हम थंब को प्लेस करते हैं करंट की डायरेक्शन में और फिंगर हमें देता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, या फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये भी बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर, है ना, इसको देखें तो बाहर की ओर। तो ये चारों के वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर है, आउटसाइड। तो इसमें हमारा बच्चों करंट ऐसा इंड्यूस होगा, यानी इस वाले अगर ब्रांच में बात करें हमारा तो करंट ऐसा होगा। ठीक है, अभी लेट्स से बच्चों अगर ऐसा आपको दिया हुआ है कि ये जो सारा हमारा ये जो सब कुछ है, ये और ये तीनों अगर रेजिस्टेंस इनका जीरो है, मतलब ये कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव कर रहे हैं, अगर इन तीनों का रेजिस्टेंस जीरो है तो हमारा आई कितना हो जाएगा? तो बच्चों वैसे केस में अगर हम लोग बात करें तो आई हो जाएगा हमारा कितना, आई क्या होता है, ई बाई आर। तो इन तीनों का जो रेजिस्टेंस है वो जीरो है, लेकिन इस रॉड की रेजिस्टेंस है आर। इन तीनों की रेजिस्टेंस जीरो है लेकिन इस रॉड की रेजिस्टेंस है आर, तो हमारा आई हो गया ई बाई आर, यानी आई हो गया हमारा वी बी एल बाई आर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। ठीक है, हमने करंट की डायरेक्शन भी देख ली लेंज लॉ से। एक हम और रूल देखेंगे, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक और रूल है ना करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए। अब बच्चों अगर आपसे पूछा गया कि इसमें बताइए पावर कितना जनरेट हो रहा है, इसमें पावर कितना जनरेट हो रहा है, बच्चों हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पावर पढ़ा था, क्या था, आई स्क्वायर इंटू आर। तो इसको स्क्वायर कर देंगे, कितना हो गया, वी स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, आर से स्क्वायर खत्म, पावर कितना आ गया, वी स्क्वायर बी स्क्वायर एल। आर पुट कर देंगे बच्चों तो हमारा पावर का वैल्यू आ जाएगा वी स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर, है ना। इस तरीके से हमारा पावर भी आ गया। अगर आपसे हीट पूछा गया कितना हीट जनरेट हुआ, तो काफी सिंपल, हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हीट भी निकल जाएगा, है ना, कि टी टाइम में इतना हीट जनरेट हुआ है। ऑल राइट, तो इस तरीके से बच्चों हमने देख लिया मोशनल ईएमएफ। अब मैं बात कर रहा था आपको एक दूसरा मेथड, मैं आपको मैं आपको एक दूसरा मेथड बता रहा था, क्या निकालने के लिए, करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए, जो आपको क्लास 10th में दिया हुआ है ना। क्लास 10th में आपको लेंस लॉ नहीं पढ़ना है, वही मेथड आपको पढ़ना है, जिसको बच्चों हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो क्या होता है बच्चों ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल? तो इसमें बच्चों क्या करते हैं हम लोग कि हमारा जो सेंटर फिंगर होता है वो हमें बताता है करंट की डायरेक्शन कब, अगर हम अपने इंडेक्स फिंगर को प्लेस करें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग, थंब को अगर हम प्लेस करें along the direction of motion of conductor। मतलब बच्चों हमारा थंब हम प्लेस करते हैं अपना कंडक्टर के मोशन के अलोंग, और इंडेक्स फिंगर अगर हम लोग प्लेस करें अपना करंट की मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग, तो हमें जो सेंटर फिंगर है वो बताता है करंट की डायरेक्शन। ये हमारा लिखा हुआ है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में।
तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये होता है कि इफ वी प्लेस आवर इंडेक्स फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, देन सेंटर फिंगर गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ करंट। ऑलराइट, तो यहाँ पे देख के हम लोगों ने ऑलरेडी डायरेक्शन निकाला हुआ है लेंज लॉ से, जो हमने पढ़ा हुआ है। अगर हम देखते हैं राइट हैंड रूल से भी सेम आता है कि नहीं आता है, तो ये है राइट हैंड। इसको मैं प्लेस करता हूँ, तो पहले मैं अपने इंडेक्स फिंगर को प्लेस करूंगा मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, थंब को प्लेस करूंगा मोशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर के अलोंग। देखते हैं कि ये हमें देता है कि नहीं करंट की डायरेक्शन। तो ये देखिए, ये हो गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग इंडेक्स फिंगर, थंब मेरा हो गया इधर जा रहा है ना ये, तो मोशन के अलोंग ये देखिए सेंटर फिंगर मेरा ऊपर जा रहा है, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की ओर। तो आ गया ना, काफी सिंपल है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में।